नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए कृषि उपकर में भी कटौती की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और विपक्ष शासित राज्यों में तेल पर वैट नहीं घटाने की आलोचना की। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल नई दिल्ली में। भारत 10 दिसंबर को अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,07,95,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की मृत्यु। भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी। किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन आज जर्मनी के सारब्रुकेन में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल खेलेंगे। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में अबुधाबी में ऑस्ट्रेलिया का मैच वेस्टइंडीज से तथा शारजाह में इंग्लैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं निखिल कुमार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने खाद्य तेल के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। सरकार के निर्णय के बाद कच्चे पाम तेल पर शुल्क घटकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर 5% हो गया है। वहीं आरबीडी पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत शुल्क मौजूदा 32.5% से घटकर 17.5% हो गया है। कटौती से पहले कच्चे खाद्य तेलों के सभी किस्मों पर कृषि अवसंरचना उपकर 20% था। वहीं कटौती के बाद कच्चे पाम तेल पर 8.25% तथा कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर 5.5% का प्रभावी शुल्क होगा। खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। वहीं सरसों के तेल में वायदा कारोबार को भी निलंबित कर दिया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने आकाशवाणी को बताया कि केंद्र सरकार के फैसले से आम लोगों को राहत मिली है। निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से 7 रुपए से लेकर के लगभग 20 रुपए तक एडिबल ऑयल में, सूरजमुखी ऑयल में, ग्राउंडनट ऑयल में, सोयाबीन में कमी आई है। ये कमी वास्तव में इस समय जो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है उसको नीचे लाने के लिए सरकार का एक बड़ा प्रयास है, जिसका व्यापारी स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि जितने भी हमारे ऑयल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तुरंत प्रभाव से जो उनका नया माल आने वाला है उस पर इस रेट की कमी करें। केंद्र ने कहा है कि अब तक कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की है। एक रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैट में कमी करने को कहा था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि पेट्रोल की कीमतों में सबसे अधिक 13 रुपए 43 पैसे की कमी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुई है। इसके बाद कर्नाटक में 13 रुपए 35 पैसे और पुदुचेरी में 12 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है।
डीजल की कीमत में भी सबसे अधिक 19.61 की कमी लद्दाख में की गई है। इसके बाद कर्नाटक और पुदुचेरी का स्थान है। अब तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल में वैट पर कोई कमी नहीं की है। ये है महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल शासित राज्यों में पेट्रोल तथा डीजल पर वैट कम नहीं करने के लिए आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भाजपा सरकार आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उन्हें राहत देने के उपाय कर रही है। अगर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। बैठक का शुभारंभ भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के वक्तव्य से होगा और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। सभी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों को यहाँ नहीं बुलाया गया है। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहाँ से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2-वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। इस बैठक में प्रस्ताव वियोग पे चर्चा होगी और उसी के साथ साथ आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उसमें मंथन होगा। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की भारत मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की इस बैठक की अध्यक्षता श्री अजीत डोभाल करेंगे। ये बैठक 10 नवंबर को होगी। इस सिलसिले में भारत के निमंत्रण का जोरदार स्वागत हुआ है। मध्य एशियाई देशों के अलावा रूस और ईरान ने भी बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। पहली बार न केवल अफगानिस्तान के सबसे करीबी पड़ोसी बल्कि मध्य एशिया के सभी देश इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये उत्साहजनक प्रतिक्रिया अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका का महत्व उजागर करती है। इस बैठक के लिए चीन और पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया है। उनकी औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। हालांकि पाकिस्तान ने मीडिया के जरिए संकेत दिया है कि वो बैठक में शामिल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि गोरखपुर कोरोना संक्रमण मुक्त हो गया है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और लोगों को बधाई दी। एक रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 75 में से 73 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। इस समय राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 83 है और इनमें से 71 लोगों का इलाज उनके घरों पर चल रहा है। प्रदेश के 41 जिले वर्तमान में कोरोना मुक्त हैं। राज्य में कोविड से ठीक होने की दर 98.7% है। प्रदेश में टीकाकरण भी तेज गति से जारी है। अब तक 13 करोड़ 28 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण की ये संख्या अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 1 अरब 7 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 20 लाख 75 हजार से अधिक टीके लगाए गए।
कल ही 10,929 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 12,509 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने की दर 98.23% हो गई है। अब तक कुल 3,37,37,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 1,46,950 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो 255 दिनों में सबसे कम संख्या है। कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से भी कम है। देश में अब तक 61,39,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई। आग आज सुबह करीब 10:30 बजे अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू में लगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले और अहमदनगर निगम के अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन इकाई की टीमों ने आग पर शीघ्र काबू पा लिया। अहमदनगर शहर के अहमदनगर सिविल अस्पताल में आज सुबह 10:30 बजे अस्पताल के आईसीयू विभाग में आग लगी। जिलाधिकारी राजेंद्र भोसले ने दी जानकारी के अनुसार इस आईसीयू में 17 कोविड मरीज भर्ती थे। इनमें से 10 मरीजों की मौत हुई है और एक की हालत गंभीर है। आग के कारणों का पता नहीं चला है। हालांकि दमकल विभाग के सूत्रों के अनुसार आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। राजेंद्र भोसले ने कहा है कि इस आग में मरने वाले मरीजों के परिजनों को सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में बुदनी के प्रसिद्ध लकड़ी और लाख से बने खिलौनों को अब वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इन खिलौनों को ई-विपणन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। सीहोर जिले के बुदनी में खिलौनाकारी टॉय फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 14 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में जहां कास्ट शिल्पियों का समागम हो रहा है, वहीं बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर की बड़ी कंपनियों को बुदनी के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कर राज्य सरकार की ओर से शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए कृषि उपकर में भी कटौती की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और विपक्ष शासित राज्यों में तेल पर वैट नहीं घटाने की आलोचना की। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल नई दिल्ली में। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,07,95,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की मृत्यु। भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी। किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन आज जर्मनी के सारब्रुकेन में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल खेलेंगे और 2020 क्रिकेट विश्व कप में अबुधाबी में ऑस्ट्रेलिया का मैच वेस्टइंडीज से और शारजाह में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने। भाई दूज का पावन पर्व आज आस्था और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके दीर्घ जीवन और सुख समृद्धि की मंगल कामना करती हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट आज सुबह से बंद कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भैया दूज के पावन पर्व पर आज 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के साथ ही यमुनोत्री के कपाट परंपरागत पूजा अर्चना के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट कल ही गोवर्धन पूजा के अवसर पर बंद हो गए थे, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। देवस्थानम बोर्ड के अनुसार कोरोना संक्रमण के बावजूद अभी तक 4.5 लाख तीर्थयात्रियों ने 4 धाम की यात्रा की है, जिसमें 2,40,000 से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के मद्देनजर 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने कहा है कि दिल्ली के लोगों के लिए छठ पूजा महत्वपूर्ण त्योहार है और इसी को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में यमुना तट और कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर निर्धारित स्थानों पर जिला मजिस्ट्रेट के अपेक्षित आदेश के साथ छठ पूजा मनाने की अनुमति दी थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 दिन की बिहार यात्रा पर आज शाम पटना पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान श्री नायडू पूर्वी चंपारण और नालंदा जिलों का भ्रमण करेंगे। उपराष्ट्रपति कल पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर कृषि और संबद्ध विषयों में सभी 400 छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे। बाद में उपराष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में देश विदेश के लगभग 200 प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। बिहार में विशेष जांच दल जहरीली शराब हादसे की जांच करेगा। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि इस सिलसिले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर पुलिस थाने और पश्चिमी चंपारण के नौतन पुलिस थाने के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। राज्य के गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में मंगलवार को जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। इस त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। कई लोगों का सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जहरीली शराब की आपूर्ति करने वालों को दंडित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जर्मनी के सारब्रुकेन में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत के किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन के मैच होंगे। भारत के स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हांगकांग के एनजी कालोंग अंगस को 21-11, 12-21, 21-19 से हराया। श्रीकांत का सामना सेमीफाइनल में मलेशिया के ली जी जिया से होगा। भारत के लक्ष्य सेन ने थाईलैंड के कुनलावुत विदितसरण को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में लक्ष्य का सामना सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल दुबई में भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने केवल 85 रन बनाए। भारत ने केवल 6 ओवर और 3 गेंद में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत 4 अंक लेकर ग्रुप 2 में तीसरे स्थान पर आ गया है। शारजाह में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हराया। आज दिन के 3:30 बजे अबुधाबी में ऑस्ट्रेलिया का सामना वेस्टइंडीज से होगा। शारजाह में शाम 7:30 बजे इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। और अब पेश है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है अभिनेता संजीव कुमार को। संजीव कुमार का जन्म सूरत में 9 जुलाई 1938 को जेठालाल चरीवाला के एक मध्यम वर्गीय गुजराती वैश्य परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम हरिहर जरीवाला था। उन्हें अभिनय का बहुत शौक था और यही शौक उन्हें सूरत से मुंबई खींच लाया और यहाँ आकर हरिभाई से वे संजीव कुमार हो गए। 1960 से 1968 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। संजीव कुमार को मुख्य अभिनेता के रूप में काम करने का पहला मौका 1965 में फिल्म निशान में मिला। 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में संजीव कुमार एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंक, सत्यकाम और अनोखी रात जैसी फिल्मों में संजीव कुमार ने अपने अभिनय का लोहा मनवा लिया। 1970 में प्रदर्शित फिल्म खिलौना ने इन्हें स्टार बना दिया। निर्देशक गुलजार के साथ कुल 9 फिल्में की, जिनमें नमकीन मौसम, अंगूर और आंधी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। इसके बाद इनकी फिल्में मनचली और सीता और गीता हिट रहीं।
हवा के साथ साथ। संजीव कुमार 1960 से 1985 तक पूरे 25 साल तक फिल्मों में छाए रहे। उन्हें दर्शकों के प्यार के साथ साथ कई पुरस्कार भी मिले। 1969 में शिकार फिल्म के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद 1976 में आंधी के लिए और 1977 में अर्जुन पंडित के लिए संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यही नहीं बल्कि 1971 में फिल्म दस्तक के लिए और 1973 में कोशिश के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मात्र 47 वर्ष की उम्र में 6 नवंबर 1985 में संजीव कुमार दिल के हाथों मात खा बैठे और दुनिया को अलविदा कहे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार लेकर आता है प्रतिदिन आपके लिए इसी संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी मंगल दास पकवासा को याद कर रहे हैं, जो 6 नवंबर 1967 को हमें छोड़कर चले गए थे। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में वो महात्मा गांधी के विश्वास पात्र थे और पहले 5 भारतीय राज्यपालों में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश, बॉम्बे और मैसूर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 1953 से 1960 तक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के पहले अध्यक्ष रहे। मंगलदास पकवासा का जन्म 7 मई 1882 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1903 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और हिंदू कानून में अर्नोल्ड छात्रवृत्ति पर कानून की पढ़ाई पूरी की। वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च में भाग लेने के लिए उन्होंने एक सफल वकील के रूप में अपने करियर को छोड़ दिया। उन्हें इस दौरान गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। मंगलदास अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के एक प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने इसके मानद कानूनी सलाहकार के तौर पर भी काम किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद वो सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से सक्रिय रहे और बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने। 6 नवंबर 1968 को मंगलदास का निधन हो गया, लेकिन वे अंतिम समय तक भारत के नागरिकों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध रहे। हम इस महान गांधीवादी के राष्ट्रवादी उत्साह को सलाम करते हैं। 6 नवंबर 1913 को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों पर अनुचित कर के विरोध में सत्याग्रह में 2000 से अधिक लोगों के शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरोध में भारतीयों का नेतृत्व करना गांधी जी के सीखने की अवस्था का हिस्सा था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभवों से भारतीय समुदाय की विविधता और भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों या पंथों के बावजूद सभी लोगों को खुली छूट देने के महत्व को समझा। इन अनुभवों ने उन्हें भारत के सामने लंबे संघर्ष के लिए एक खाका प्रदान किया।
इस दौरान गांधी जी को एक बार नहीं बल्कि 3 बार गिरफ्तार किया गया। पहली बार उन्हें 6 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। फिर अगले दिन गांधी जी के एक अच्छे दोस्त हरमन कॉलनबैक द्वारा भुगतान की गई जमानत पर रिहा कर दिया गया। 8 तारीख को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन रिहा कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन यानी 9 तारीख को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया था उन्हें। पहले उन्हें 9 महीने की कैद की सजा सुनाई गई और बाद में इसे 12 महीने तक बढ़ा दिया गया। हालांकि उन्हें अप्रत्याशित रूप से 18 दिसंबर 1913 को रिहा कर दिया गया था। 1914 में भारतीय राहत विधेयक में उन भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड कर को समाप्त करने का प्रावधान किया गया जिन्होंने अपने अनुबंधों का नवीकरण नहीं कराया था। भारतीय प्रथागत विवाह की वैधता को भी मान्यता दे दी गई थी। इस प्रकार शांतिपूर्ण संघर्ष ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की हवाएं चल सकती हैं, जबकि मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ 1-2 स्थानों पर छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर भारत में जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि श्रीनगर, गिलगित और लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 5 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, अगरतला और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा और शिलांग और गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए कृषि उपकर में भी कटौती की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और विपक्ष शासित राज्यों में तेल पर वैट नहीं घटाने की आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। भारत 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,07,95,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की मृत्यु। भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी है। किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन आज जर्मनी के सारब्रुकेन में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में अबुधाबी में ऑस्ट्रेलिया के मैच वेस्टइंडीज से तथा शारजाह में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।